सारा प्रणाम। मैं हूं आनंद विजय सिंह। देश की बात में आप सभी का स्वागत है। देश में महंगाई पर घमासान मचा है। सरकार का कहना है कि देश में मंदी आने का सवाल ही नहीं है। कोरोना महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध और आपूर्ति श्रृंखला में अवरोधों के बावजूद भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। लोकसभा में महंगाई पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूपीए सरकार के दौर का जिक्र करते हुए कहा कि उस दौर में महंगाई 9 बार डबल डिजिट में रही। 22 महीने रिटेल महंगाई 9% से ज्यादा रही, जबकि मोदी सरकार महंगाई के स्तर को 7% से नीचे लाने के लिए प्रयासरत है। और यही कांग्रेस को नागवार लगा और असंतुष्ट कांग्रेस सांसद लोकसभा से वॉकआउट कर गए। सरकार ने तर्क दिया कि जीएसटी कलेक्शन पिछले 5 महीनों से 1.4 लाख करोड़ से ज्यादा का है। 8 इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जून में डबल डिजिट में बढ़ोतरी हुई। जून में कोर सेक्टर में सालाना आधार पर 12.7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत सकारात्मक संकेत दिखा रही है। वित्त मंत्री ने अपने जवाब में ब्लूमबर्ग के सर्वे का भी जिक्र किया और इसमें बताया गया है कि भारत की मंदी में जाने की शून्य संभावना है। चीन में 4000 बैंक दिवालिया होने की कगार पर हैं, जबकि भारत में बैंकों के एनपीए 6 साल के निचले स्तर पर है। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का भी जिक्र किया गया, जिन्होंने कहा है कि भारत की हालत पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी नहीं है। बांग्लादेश से भारत की तुलना करने वालों को यह पता होना चाहिए कि वो आईएमएफ से कर्ज मांग रहा है। विपक्ष ने आर्थिक कुप्रबंधन का आरोप लगाया। इस चर्चा के दौरान तो सत्ता पक्ष ने सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों से जनता की खुशहाली का दावा किया। खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी, नोटबंदी, पेट्रोल डीजल, रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि को लेकर विपक्ष संसद में चर्चा की मांग कर रहा था और इसकी वजह से करीब 2 हफ्ते की संसद की कार्यवाही हंगामे की भेंट भी चढ़ गई। और जब चर्चा हुई तो कांग्रेस सरकार का पक्ष सुनने के बजाय वॉकआउट कर गई। अब सवाल यह है कि क्या महंगाई जैसे मुद्दे को लेकर कांग्रेस गंभीर नहीं है? कांग्रेस जवाब क्यों नहीं सुनना चाहती? क्या जनता से जुड़े मुद्दे पर कांग्रेस या विपक्ष की नीति और नियत में फर्क है? तो दूसरी तरफ सरकार ने आंकड़ों के जरिए जिस मजबूत अर्थव्यवस्था का दावा किया है, तो सवाल यह कि फिर महंगाई और टैक्स पर लगाम क्यों नहीं लग पा रहा है? आम जनता को इसका लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है? आज चर्चा हम इसी पर करने जा रहे हैं देश की बात में कि महंगाई पर घमासान को लेकर अपने आज के पैनलिस्ट के साथ हम उन आंकड़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज की चर्चा देश की बात में हमारे साथ पैनल में जुड़े हुए हैं मनोज पंडित जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। और गोपाल तिवारी, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। शरद कोहली, अर्थशास्त्री, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं और सर्वेश पाठक, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी हमारे साथ इस चर्चा में है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शरद कोहली जी, चर्चा की शुरुआत आप ही से। सरकार से महंगाई पर चर्चा की मांग की जा रही थी, सदन के अंदर यानी लोकसभा के अंदर महंगाई पर चर्चा हुई, राज्यसभा में आज इस पर चर्चा होनी है। सरकार ने आंकड़े प्रस्तुत किए, दमदार आंकड़े प्रस्तुत किए। उन आंकड़ों से सरकार की जो बात है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो तर्क दिए, उससे आप कितने सहमत हैं? देखिए, हमारे देश के जो आर्थिक पैरामीटर्स हैं, हम उनको डेटा पॉइंट्स कहते हैं आसान भाषा में। और जो डेटा पॉइंट दिए गए, जीएसटी की कलेक्शन का हवाला दिया गया, 1.5 लाख करोड़ के आसपास कल ही आंकड़े आए। ऑटोमोबाइल्स की बिक्री में वृद्धि दर्ज की गई है। हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व गिरने के बाद भी बहुत मजबूत हालत में है। तो ये बात सच है। मैं ब्लूमबर्ग का जो सर्वे आया था, जिसका अभी आप जिक्र कर रहे थे और जिसका संसद में भी जिक्र किया गया, मैं उस सर्वे से भी काफी हद तक सहमत हूं कि अगर पश्चिमी देशों में रिसेशन या मंदी आती है तो भारत के ऊपर उसका उतना असर नहीं होगा। ये नहीं हम कह सकते कि असर नहीं होगा, उतना असर इसका नहीं होगा। भारत कम से कम रिसेशन में नहीं जाएगा। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि भारत की ग्रोथ थोड़ी सी कम पड़ सकती है। ये बात भी सच है कि ये महंगाई जो है ये पूरी वैश्विक है। दुनिया भर के, आप अमेरिका के महंगाई के नंबर देख लीजिए, 9.1%। और सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब कोई विकसित देश में, डेवलप्ड कंट्री में अगर 9 से ऊपर महंगाई जा रही है तो वो समझिए कि तूफानी महंगाई है, वो बिल्कुल बर्दाश्त करने से बाहर महंगाई है।
तो पूरे विश्व में महंगाई है, तो भारत भी उससे अछूता नहीं है। क्रूड ऑयल की कीमतें, एडिबल ऑयल की कीमतें, फर्टिलाइजर की कीमतें, हमें ये देखना चाहिए कि ये महंगाई ज्यादातर इम्पोर्टेड है। अब बात आती है जो हाल में 47वीं मीटिंग में आनंद, जो जीएसटी काउंसिल ने जो फेरबदल किए, जिसके कारण ये सारा तूफान मचा हुआ है संसद में, तो उसमें जिन चीजों पे दो कारणों से ये अमेंडमेंट की गई। पहला, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर एक होता है। मैं सारा समय के दर्शकों के लिए आसान करके समझा दूं कि जो मैन्युफैक्चरर होता है, उसको जो सामान अपनी लागत का लेता है उस पर जीएसटी ज्यादा आता है, और जब वो सप्लाई करता है उस पर कम आता है, तो ये उल्टा हो जाता है। उससे उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट पूरा नहीं मिल पाता। उसको ठीक करने के लिए बदलाव किए गए। दूसरे बदलाव टैक्स की चोरी को रोकने के लिए किए गए। टैक्स की चोरी हो रही थी क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां प्लेन पैकेट्स में पैक करके उसको सस्ती दरों पर बेच रही थी। दुकानदार खुलेआम ये ऑप्शन ग्राहकों को देता था कि साहब कंपनी एक ही है, बिना जीएसटी के लेना है तो ये ले लीजिए, जीएसटी दे के लेना है। ये बात सच है कि टैक्स की चोरी हजारों करोड़ रुपए की महीने की हो रही थी, पर यह भी सच है कि ऐसे समय में जब हमारा 1.5 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन आ रहा है, तो क्या इसको ऐसे समय में छेड़ा जाना चाहिए था? दो बातें आनंद में जोड़ना चाहूंगा इसमें। पहली बात कि इसका जो समय है, क्योंकि इस समय हमारी इन्फ्लेशन 7% से ऊपर निरंतर बढ़ी हुई है, शायद इसको कुछ टाइम तक रोका जा सकता था। एक कहावत होती है, जहां सत्यानाश व सवा सत्यानाश। अगर 5 साल से ये टैक्स की चोरी चल रही थी तो 2-3 मीटिंग से और इंतजार कर सकती थी। पर मुझे ज्यादा ऐतराज इस बात से, और एक आम नागरिक होने के नाते, एक अर्थशास्त्री होने के नाते, कि जीएसटी काउंसिल में वित्त मंत्रियों के, सबके सारे राज्यों के वित्त मंत्री बैठे होते हैं। एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया था जिसमें केरला, वेस्ट बंगाल, राजस्थान के रिप्रेजेंटेटिव थे। वहां पर इस चीज का आनंद, ऐतराज क्यों नहीं किया गया? जीएसटी काउंसिल की चंडीगढ़ में जब मीटिंग हुई थी तो वहां से वॉकआउट, जो वॉकआउट संसद से किया जा रहा है, ये वॉकआउट अगर जीएसटी काउंसिल मीटिंग से होता तो ज्यादा उसका असरदार होता। और जिस जहां रिप्रेजेंटेशन आपके पूरे देश की है, वहां पर उनको पूरा हक है इसको। वहां पर मैंने उसके मिनट देखे आनंद, कहीं भी इसका डिसेंट नोट नहीं दिखाई दिया। इसके मिनट बाकायदा टेबल किए जाते हैं। वहां पर इसको इस तरीके से रखा गया आनंद कि देखिए चोरी हो रही है, हमें बढ़ाना चाहिए, सबने इस पर हाँ कर दी। तो ये जो दोहरी नीति है, बाहर आके कुछ और, जीएसटी काउंसिल में कुछ और, मुझे लग रहा है ये बड़ा अजीब सा देखने में नजर आ रहा है आनंद। बिल्कुल, यही बात है। और इसी के बाद हम अब जरा कांग्रेस के गोपाल तिवारी जी के पास चलते हैं। ये कौन सी नीति है? अभी समझा रहे हैं शरद कोहली जी कि आपको विरोध करना था तो आप जीएसटी काउंसिल में क्यों नहीं विरोध आपने किया, फिर आप संसद से लेकर सदन तक आप महंगाई पर चर्चा की मांग भी करते रहे, सदन की कार्यवाही भी बाधित होती रही, और जब चर्चा शुरू हुई तो अपनी बात कह के सरकार का पक्ष भी सुने बिना आप निकल गए। आखिर ये कौन सी नीति है? देखिए, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर इस देश में कांग्रेस नहीं होती तो बीजेपी का क्या हाल होता। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि गाहे बगाहे इनको जहां देखो वहां इनको कांग्रेस नजर आती है। मैं आपको एक लाइन से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं, बड़ी सुंदर लाइन है। मेरे पिताजी इसको कहा करते थे कभी कि कलम के हल से कागज की खेती करवाई जाती है, अक्षर के फर्जी बीजों से फसल उगाई जाती है, और आंकड़ों मन की राशि और सैकड़ों मन की राशि आंकड़ों द्वारा दर्शाई जाती है। इसी तरह भारत की भूमि स्वर्ग बनाई जाती है। तो इनका जो मामला है अभी तक वो सिर्फ कागज पर चलता है। और प्रधानमंत्री जी का जो 8 साल का कार्यकाल है वो जनता की जेब और उसके जीवन पर, दोनों पर कितना गहरा असर डाल रहा है, इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। उस उदाहरण से भारत की लगभग पृष्ठभूमि जो है, हकीकत में जो है वो पूरी बयां हो जाती है। कानपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वहां की एक कन्नौज की एक छोटी सी बच्ची कृति दुबे, उसने प्रधानमंत्री के नाम कल एक चिट्ठी लिखी, और वो चिट्ठी मैं पढ़ करके आपको सुना देता हूं कि उसने चिट्ठी में क्या लिखा। उसने चिट्ठी में लिखा है कि मेरा नाम कृति दुबे है, मैं कक्षा 1 में पढ़ती हूँ। मोदी जी, आपने बहुत महंगाई कर दी है, यहाँ तक कि पेंसिल रबड़ तक महंगी कर दी है, और मेरी महंगी भी दाम बढ़ा दिए हैं। अब मेरी पेंसिल महंगी पड़ती है। मैं घर में मम्मी से मांगती हूँ तो मेरी मार पड़ती है, और मम्मी कहती है चीज़ें बहुत महंगी हो गई, महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है, तो असामान्य चीज़ें खाओ, पेंसिल अब आपको नहीं मिल पाएगी। और वो जब पिताजी से पूछा गया तो पिताजी ने कहा ये बेटी के मन की बात है, मोदी जी भी अपने मन की बात करते हैं, मेरे बेटी की मन की बात। और डाक के द्वारा वो चिट्ठी दिल्ली के ऑफिस में पहुंचा दी गई है। अब आप कल्पना करके देखिए कि ये एक बच्ची है, और इस बच्ची ने जब वो चिट्ठी दिल्ली पहुंचाई उसके पिता के माध्यम से, तो वहां के प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया, बोले कि मैं इस बेटी की मदद हर संभव करने के लिए तैयार हूं। धन्यवाद है
उस अधिकारी का जिसने भी ऐसा सोचा। लेकिन ऐसे देश में ये छोटी बच्ची है 5 साल की, एक नहीं ऐसी करोड़ों की संख्या में यही बात तो शरद कोहली जी कह रहे हैं जी। कि जहां पर इसको बढ़ाया जा रहा था, जहां पर उसके दायरे में लाया जा रहा था, टैक्स के दायरे में, वहां पर आपने क्यों नहीं विरोध किया? यही तो वो बात कह रहे हैं कि वहां पर आपने नहीं किया। अब आप उस बच्ची की चिट्ठी पढ़ के वो अगर उस बच्ची का दर्द है तो वो दर्द आपके लिए भी है, आपसे भी जुड़ा हुआ है कि आप उस दर्द को बढ़ाने में सहायक हो रहे हैं। आप मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, पिछले 8 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जीएसटी काउंसिल परिषद है ना, जहां से ये सब टैक्सेस आजकल रिन्यू हो रहे हैं, रिव्यू हो रहे हैं। आप देखिए सदन में क्या होता है, सदन इतने दिनों से चल रहा है, सदन में लगातार चर्चा की मांग की जा रही है और कल इसकी चिंता ओम बिरला जी ने व्यक्त भी की कि एक चर्चा को संपन्न करने के लिए करोड़ों रुपए जनता का खर्च होता है और जब ये चर्चा और आप वॉकआउट कर जाते हैं। नहीं, वॉकआउट हम नहीं, मजबूर किया जाता है वॉकआउट करने के लिए, निलंबन कर दिया जाता है। क्यों निलंबन? नहीं, चर्चा जब शुरू हुई, चर्चा में अपनी बात आपने रखी और सवाल पूछा, और जब सरकार की तरफ से जवाब आना है तो आप बाहर चले जाते हैं। ये कौन सी नीति है? वही तो मैं पूछ रहा हूं। आपको क्या लगता है कि आप नहीं सुनेंगे तो देश नहीं सुनेगा? देखिए, देश तो सुन रहा है ना। देखिए, देश सब कुछ सुन रहा है, देश सब कुछ देख भी रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज देश सब कुछ देख रहा है। इसका सीधा साधा उदाहरण जो है, जब चर्चा शुरू हुई, किस तरीके से इनकी बहुत सम्माननीय देश की कैबिनेट की मंत्री स्मृति ईरानी ने किस तरीके से सदन को दूषित करने का काम किया और चर्चा को इधर से उधर करने का काम किया। ये देश देख रहा है और देश सुन भी रहा है, इसमें कोई बहुत बड़ी वो कहने की बात नहीं है। लेकिन सदन में खड़े होकर के जब कोई झूठ बोलता है और झूठ इस तो वो बिना सुने आपने डिसाइड कर लिया कि झूठ बोल रहा है। वही तो नहीं, वही तो बात है कि जब वो अपनी बात रखेंगे, आप अपनी बात रखेंगे, आप उनकी बात को सुन नहीं रहे हैं। कांग्रेस आजकल यही कर रही है कि अपनी बात कह दे रही है और जवाब नहीं सुनना चाहती है, जवाब नहीं सुनना चाह रही। ठीक है, हम आगे आपके पास आते हैं। लेकिन अब मनोज जी, एक सवाल ये है कि आंकड़ों, आप इनके बातों का भी जवाब देंगे, लेकिन आंकड़ों की बाजीगरी जो है उसमें आप तो मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर सब कुछ ठीक है तो फिर जनता को इसका लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है? महंगाई क्यों नहीं कम हो रही है? आनंद जी, भी आपने देखा कि हमारे आर्थिक विश्लेषक ने बोला कि देश नहीं, हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व में हो रहा है। अमेरिका जैसी कंट्री, अमेरिका जैसे देश में 9% से ऊपर महंगाई दर चली गई है, हिंदुस्तान में 7% से नीचे है। तो जिस आर्थिक मंदी की बात हम लोग कर रहे हैं, ये खाली हिंदुस्तान में नहीं है, और जो कोरोना और जो युद्ध और जो चीज़ें हैं वो सब पूरे विश्व को पता है कि स्थिति क्या है। जुमलेबाजी से देश नहीं चलने वाला। आज आप आज आप देखिए कि जो कांग्रेस के राज्य में भी 9% से ऊपर चली गई थी, आज हम 7% से नीचे लाने की बात कर रहे हैं और लेके आए हैं। आप ये देखिए, जिस खत की बात ये कर रहे हैं, उस बच्ची के मन में कहीं ना कहीं विश्वास था कि मैं चिट्ठी भेजूंगी तो कोई पढ़ेगा इसको, इस पे डिसीजन होगा। ये विश्वास पैदा किया मोदी जी ने, ये विश्वास कांग्रेस के पास नहीं था। ये विश्वास आप देखिए कि कहां पेंसिल पे, कटर पे, रबड़ पे जीएसटी है, कोई रबड़ पे पेंसिल पे जीएसटी नहीं है। कहां दूध पे जीएसटी है, कहां दही पे जीएसटी है। जीएसटी है ब्रांडेड्स पे, खुदरा पे कोई जीएसटी नहीं है। चाहे दूध है, चाहे दही है, चाहे रबड़ है, चाहे पेंसिल है, चाहे कटर है, चाहे वो दाल है, चाहे कुछ भी है, खुदरा पे कोई जीएसटी नहीं। जहां ब्रांडेड चीज है वहां जीएसटी की बात हो रही है। और आपने सही कहा आनंद जी कि आजकल ज्यादातर चीजें पैक्ड मिल रही है। ये काउंसिल में देखो, जीएसटी काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल एक अलग अपने आप में इंडिपेंडेंट एक संस्था है जो चलती है, जिसमें सरकार से कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ना कोई लेना देना है, जिसके सदस्य ये भी हैं। वहां पर ये बोले नहीं, वहां पर ये बोलना नहीं चाहते। वहां पर आप ये देखिए, जो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स बाहर निकली उसमें कहीं इनका विरोध था ही नहीं, पर चूंकि देश का माहौल खराब करना है और एक चीज बनानी है, इनको सोनिया गांधी जी का अपमान का बदला लेना है, इनको राष्ट्रपति का अपमान करना है, तो इनको एक माहौल बनाने में ये जो है काम कर रहे हैं। ये स्थिति नजर आ रही है। अब जनता बहकाने में आने वाली नहीं है। अब जनता समझती है कि कर कौन रहा है और कौन हमें इस स्थिति में लेके आया है। ठीक है, सर्वेश पाठक जी, क्या महंगाई एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह गई है? आनंद जी, आपने सही कहा। देखिए, जो उसकी स्थिति है महंगाई की और उसके अवयव या कारण जो है, वो अभी अर्थशास्त्री महोदय ने बहुत अच्छे तरीके से बताया। हम सभी जानते हैं, विकसित देश अमेरिका में 40 वर्षों के बाद इतना बड़ा इन्फ्लेशन आया है। ये चीजें बीजेपी को समझनी चाहिए कि जो कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टी है वो इस मुद्दे को राजनीतिक तुल देने पे बनी हुई है और आम जनता को उसमें वो भ्रमित करने पे है। हम सभी जानते हैं कि ठीक है, इन्होंने
जा रहा है कि आटा भी महंगा कर दिया जीएसटी के दायरे में लाके, और पेंसिल भी महंगा कर दिया है। तो जैसे कि अर्थशास्त्री महोदय ने कहा, इवन जो रघुराम राजन फॉर्मर गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक गवर्नर ऑफ इंडिया जो थे, उन्होंने भी कहा कि भारत में स्थिति अभी बहुत अच्छी है, कंट्रोल में है, पाकिस्तान या श्रीलंका वाली स्थिति नहीं है। तो इस चीजों को कांग्रेसी को भी समझना चाहिए कि क्योंकि रघुराम राजन जी कांग्रेस को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। रही बात बीजेपी की, तो देखिए जो एसेंशियल चीजें होती हैं, जैसे आटा, दाल, चावल या बच्चों की पढ़ाई से लेके, माननीय प्रधानमंत्री जी को इसमें इंटरवेन करना चाहिए और इन चीजों पे प्राइस राइज जो हो रहा है उस पे इनको लगाम लगाना चाहिए। जैसा कि अभी अर्थशास्त्री महोदय ने कहा, अभी हमारा जीएसटी कलेक्शन आनंद जी 28% की बढ़ोतरी हुई है, और रिकॉर्ड जो जुलाई का आंकड़ा है वो 1.49 लाख करोड़ आया है। तो क्यों ना कुछ 6 महीने के बाद ये जो चोरी हो रही है, उस चोरी को डिफरेंट तरीके से आप पकड़िए। क्या जरूरी है कि इस पे जीएसटी लगा दिए? जनता में तो सीधा सीधा संदेश जा रहा है कि सरकार हमारी रोटी छीन रही है, उससे वो ये नहीं समझ रही है कि जो गरीब तबका का लोग है वो खुला आटा खरीदता है। लेकिन आज जो मीडियोकर लोग जो शहर में भी रहते हैं, आजकल ऑनलाइन जमाना आ गया, या बाहर भी आप जाइए तो आटा पैक खरीद के लाते हो, तो ये जीएसटी लगेगा तो इनकी जो वोट बैंक है बीजेपी की, उस मीडियोकर को भी सामना करना पड़ेगा। तो बिल्कुल ये है। और जब गेहूं के निर्यात पर जब प्रतिबंध लगा था तो ये कहा गया था कि हमारे यहाँ भी महंगाई बढ़ती जा रही है, गेहूं की वजह से आटे की कीमत बढ़ेगी, मनोज जी। और अब ये हाल है कि उसको जीएसटी के दायरे में, अब देखिए आप कह रहे हैं कि खुदरा खुले पर नहीं है, पैक्ट पर है, लेकिन 80% बिक्री आजकल सामानों की पैक्ट में ही हो रही है। नहीं, मैं आनंद जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पैक में हो रही है, पर लेकिन स्थिति यह है कि जहां पे चोरी हो रही थी, ऐसा नहीं है, यहां पे चोरी पहले से हो रही थी, इस चोरी को रोकने के लिए सब किया गया। अभी जो कह रहे कि भाई ठीक है इस समय ठीक नहीं था, इस वक्त नहीं बढ़ाना चाहिए था, और चोरी को वो देखो, ये इंडिविजुअल कोई इसका एक आदमी बैठ के फैसला नहीं करता। बना है ना कि महंगाई बढ़ी है। नहीं, महंगाई ये माहौल, ये महंगाई का माहौल बनाया गया, ठीक है मैं मान, आप बताइए कहां बढ़ी? अभी कांग्रेस के राज में 9% से भी ऊपर चली गई थी, ठीक है, 22 महीने तक रही, हमने 7% से भी नीचे लाने की बात कर रहे हैं। अभी ये लोग कह रहे हैं कि भारत में श्रीलंका हो जाएगा, भारत में आपने पाकिस्तान हो जाएगा, ऐसी चीजें हो जाएंगी। तो ये सब चीजें हवा में कहने से काम चलता नहीं है। अब जनता सब जानती है, जनता को सब पता है कि कौन जुमलेबाजी करता है और कौन हकीकत में काम करता है। अब हकीकत में काम करने वाले लोगों की आवश्यकता है, जुमलेबाजों की आवश्यकता अब देश में है नहीं। तभी ये कांग्रेस हाशिए पे आके खड़ी हो गई है। और अब सिर्फ देखिए, आप बताइए पार्लियामेंट चलाने का रोज का खर्चा कितना होता है? आप बैठिए ना, आप खड़े होइए वहां, आप भाग भाग के जा रहे हैं वहां से, क्या मना के लाए आपको? अरे भाई, जब चीजें चल रही है तो आप उनका सामना कीजिए ना। अब कल भी आप देखिए कि कल अधीर रंजन चौधरी ने जितने सवालों का जवाब मांगा, अपना क्या नाम फाइनेंस मिनिस्टर ने उस सारे सवालों का जवाब दिया और एक एक चीज को पॉइंट करके बताया, पर लेकिन बाद में चले गए। आज फिर पार्लियामेंट स्थगित कर दिया गया 2 बजे तक के लिए। हाँ गोपाल जी, देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि इनके बीच में मैं नहीं बोला, ये हमारे बीच में नहीं बोलेंगे और हमारी बात सुनेंगे। इन्होंने सबसे पहले, जब पहली बार इन्होंने बोला कि इन्हें राष्ट्रपति का अपमान करना है। भाई साहब, स्मृति ईरानी जी ने जितना ज्यादा नाम लेकर के महामहिम का अपमान किया सदन में, उतना तो अधीर रंजन चौधरी ने भी नहीं किया था। और मैं अधीर रंजन चौधरी जी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, उन्होंने गलती की, उन्होंने माफी मांगी, लेकिन उससे ज्यादा तो गलती स्मृति ईरानी ने की। पहली बात, देश का माहौल खराब करना है, देश का माहौल ये लोग बिगाड़ रहे हैं। भैया, कांग्रेस 8 साल से नहीं है सत्ता में, 8 साल से आप ही हो। दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, आपकी सरकार दनादन चलते चली जा रही। कब तक आखिर कोसिएगा कांग्रेस को, देश को उल्लू बनाइएगा, बेवकूफ बनाइएगा? और तुलना तो होगी ना, तुलना की जा रही है पिछले 10 साल के शासनकाल की और इस 8 साल के शासनकाल। पूरी करिए तुलना, मैं तुलना भी कर देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इन्होंने कहा कि जुमलेबाजों से काम नहीं चलेगा। मुझे एक बात बताइए, 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बयान दिया था कि अब जब जीएसटी अब लगी है, जीएसटी जब नहीं लगी इससे पहले दूध, दही, लस्सी ऐसे लच्छेदार भाषा बोलते हुए उन्होंने कहा इससे पहले इस पर टैक्स लगता था और जीएसटी लगने के बाद में टैक्स फ्री हो जाएगा। आज उस पर टैक्स क्यों लगाना पड़ा, इसका जवाब आप मुझे जरूर दीजिएगा। इन्होंने रघुराम राजन की बात की, उन्होंने कहा कि अभी श्रीलंका से बहुत अच्छे हालात हमारे हिंदुस्तान के, मैं इत्तेफाक रखता हूं उनकी बात से, बिल्कुल अच्छे हालात हैं। लेकिन उन्होंने अपनी चिंता भी व्यक्त की कि हमारा हिंदुस्तान जिस तरीके से आज आगे बढ़ रहा है,
आज सरकार की नीति और नियति दोनों में जो है बहुत बड़ा फर्क दिखाई दे रहा है। ये चिंता की बात है बहुत बड़ी। दूसरी बात, कल सदन में इनके एक सांसद ने खड़े होकर के इसी महंगाई का ठीकरा फोड़ते हुए ये कह दिया कि 1 साल का किसान आंदोलन हुआ, उस किसान आंदोलन में किसी ने आत्महत्या नहीं की साहब। जिनके नरेंद्र सिंह तोमर ने ही खड़े होकर के 30 नवंबर 2021 को ये लोकसभा में आंकड़ा दिया था कि 5,579 किसानों ने आत्महत्या की। क्यों भाई झूठ बोलते हो? लोकसभा में खड़े होकर के झूठ बोलते हो, आपको शर्म नहीं आती है एक पैसे की? दूसरी बात, उन्होंने तंज कसते हुए यह कहा कि 80 करोड़ लोगों को हम फ्री फंड में खाना खिलाते हैं। क्या इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद नहीं देना चाहिए? मतलब आप एहसान कर रहे हो और इतने गर्व के साथ आप कह रहे हो कि मैं 80 करोड़ लोगों को फ्री फंड में खाना देता हूं। क्यों भाई, आपको शर्म नहीं आती? आज भी इस देश में यदि आपके 8 साल के राज के बाद 80 करोड़ लोगों को फ्री फंड में खाना लेने की जरूरत पड़ रही है तो ये लानत है। तो ये लानत है 1952 से लेकर अभी तक की सरकारों की। ये भी मानेंगे? नहीं, बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखता हूं, मानेंगे ना कि ये 8 साल में ये स्थिति नहीं आई, ये पहले से हो रही है। इतनी ज्यादा नहीं, बेतहासा चीजें नहीं रही, चीजें रही। अचानक तो नहीं होता ना सब कुछ, अचानक तो सब कुछ नहीं होता ना। लेकिन अचानक बेरोजगारी बढ़ जाएगी, अचानक भूखमरी बढ़ जाएगी, अचानक तो नहीं होता ना। ये सब चलती आ रही है। 2 सवाल हमारे और हैं। मैं आपके पास आता हूं। शरद जी, ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा। आप कह रहे हैं जो बातें अपनी, जो आंकड़े दिए जा रहे हैं उसको लेकर आप बहुत हद तक उसको पे सहमत भी हैं और अपनी असहमति भी, जहां कमियां हैं उसको भी बता रहे हैं। लेकिन एक आम आदमी के तौर पर सवाल अगर पूछा जाए कि सब कुछ ठीक है, हमारे पास पैसा भी आ रहा है, टैक्स भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो फिर जेब क्यों ढीली होती जा रही है? मध्य वर्ग पर लूट क्यों बढ़ता जा रहा है? महंगाई कम क्यों नहीं हो रही है? टैक्स क्यों लगते जा रहे हैं? देखिए आनंद, सब कुछ ठीक है, पहली बात तो हम ये कभी भी नहीं कह सकते, बल्कि यही क्या, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वहां भी लोग ये नहीं कह सकते कि सब कुछ ठीक है। तो सब कुछ ठीक है वाली बात तो हर समय पे गलत होगी, चाहे पिछले 75 साल को हम उठा के देखें, वो कोई भी ये दावा नहीं कह सकता कि हर समय सब कुछ ठीक था, पहली बात। दूसरी बात, देखिए एक बहुत अर्थशास्त्र में और इस पूरे परिपेक्ष को समझने के लिए आम लोगों को ये समझना पड़ेगा, आपके दर्शकों को और मेरे जो मित्र बैठे हैं पैनल पे, कि इन सबको तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाता है, इन सबको पूरे परिपेक्ष में देखा जा सकता है। 18 जुलाई को ये कीमतें बढ़ाई गई आनंद, मैं अभी इसी मुद्दे पर रहता हूं जी। 18 जुलाई को बढ़ाई गई, 13 दिन जुलाई के। अब अगस्त में इनका पूरा का पूरा असर दिखेगा कि मुद्रास्फीति पे, इन्फ्लेशन पे इसका क्या असर आता है। तो अगर बाकी वस्तुओं पर, मतलब हम पेट्रोल डीजल ले और भी अन्य चीजें हैं, उस पे अगर कीमतें कम होके ओवरऑल इन्फ्लेशन नीचे आ जाता है, तो हम देखते हैं आनंद, आपने क्योंकि लूट की बात करी, आपने आम आदमी की परेशानी की बात करी, तो एक आम आदमी के घर के बजट की क्या पोजीशन है इस समय, ये इसमें देखने वाली बात होगी कि क्या अगर मैं 25,000 रुपए महीना कमाता हूं, मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूं, अगर 25,000 रुपए महीना मैं एक लोअर मिडिल क्लास से आकर कमाता हूं और मैं 20,000 रुपए हर महीने उसमें से खर्च करता हूं, मेरे पास 5,000 रुपए महीने के बचते हैं, तो क्या इस रेट हाइक के बाद मेरे वो 5,000 की जगह बचने 2,000 रह जाएंगे या 1,000 रह जाएंगे, या मेरे 5,000 के 5,000 बचेंगे? ये इस बात पर, ये उदाहरण आपको मैंने आनंद इसलिए दिया कि आप इन सब पैमानों को इन टोटालिटी देखते हैं, पूरी तरह से देखते हैं कि हमारा जीएसटी कितना है, हमारा पर कैपिटा कितना है, हमारा परचेज मैनेजर इंडेक्स कितना है, हमारा जीडीपी की रफ्तार कितनी है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है। हम इन किसी एक चीज को अगर आप एब्सोल्यूट टर्म्स में देखेंगे आनंद, तो आपको वो रीडिंग उल्टी सीधी देगा। या तो वो बीजेपी वालों को बहुत ऊंची रीडिंग देनी शुरू कर देगा और वो अपनी छाती ठोकनी शुरू कर देंगे, या कांग्रेस वालों को कुछ ऐसा दिखा देगा कि वो पार्लियामेंट में बैठेंगे ही नहीं, हम तो जी आम आदमी की आवाज बन गए, हमने ये बोल दिया तो हमने 140 करोड़ लोगों की जुबान बंद के बोल दिया। ये दोनों ही चीजें मेरे हिसाब से गलत है। इसको आपको इन टोटालिटी देखना पड़ेगा कि कुल मिला के हमारा देश, पहली बात ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका से कंपेयर करना बहुत बड़ी गलती है। अंग्रेजी में कहावत होती है कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंजेस, या आप समझिए संतरे और सेब को आपस में तुलना कर रहे हैं कि साहब दोनों फ्रूट है ना, उनका स्वाद एक जैसा, ना रंग एक जैसा, ना प्रॉपर्टीज एक जैसी। पहले तो इससे ना कंपेयर किया जाए। दूसरा, हम अपने आप को
पूरी दुनिया का एक हिस्सा रखकर देखें। इस समय 2 बड़े हादसे हुए हैं, जी। कोविड हुआ है, जी। उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है। पूरे के पूरे विश्व की परिस्थिति इस समय बहुत नाजुक हालत में है। हम वेस्ट में मंदी की बातें करने लगे हैं, रिसेशन वर्ड यूज करने लगे हैं। अगर ये मंदी आती है तो मुझे लग रहा है कि हमारे जो कांग्रेस के भाई बहन है, विपक्ष के भाई बहन है, इनको पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य, भारत को एक अलग अर्थव्यवस्था नहीं है, पूरे विश्व का एक हिस्सा है। जी। मुझे लग रहा है पूरे विश्व का हिस्सा करके देखेंगे तो सही दृष्टि से देख पाएंगे। जी। एक आखिरी कमेंट आपसे सर्वेश जी, कि क्या लग रहा है, उम्मीदें सकारात्मक दिखाई दे रही हैं जो अर्थव्यवस्था अभी है वर्तमान में? देखिए, वर्तमान में जो आम आदमी के लिहाज से। चीजें हैं, आम आदमी के लिहाज से जो भी वर्तमान में चीजें है, सरकार का कहना है कि वो खुदरा पे नहीं है, लेकिन जो सेंटिमेंट्स जा रहा है वो आम आदमी को भी प्रभावित कर रहा है। और जैसा कि आपने भी कहा कि 80% लोग पैक्ड आइटम खरीदते हैं। दूसरा, देखिए, हमारी सरकार बहुत अच्छी व्यवस्था कर रही है। देखिए, इवन जो ये है फॉरेक्स रिजर्व की जो उसके समस्या से जूझने के लिए हम रुपीज में ट्रेड सेटल करने की अब बात कर रहे हैं। आनंद जी, ये बात अभी आपने सुनी थी, हमारा जो रुपे कार्ड है वो बाहर के कंट्री में एक्सेप्ट हो इसकी हमारी सरकार बात कर रही है। जैसा कि यूक्रेन रसिया युद्ध में हमने देखा कि रसिया के यहाँ वीजा मास्टर कार्ड ब्लॉक कर दिया गया। तो ये जो चीजें सब डेवलपमेंट हो रही है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट कर रही है, उसको जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको देश की जनता के सामने लेके आना पड़ेगा। हर गांव गली जाना पड़ेगा इनके नेताओं को, बैठ के काम नहीं चलेगा। तब जनता को समझ में आएगा चीजें, नहीं तो जनता में वही परसेप्शन जो कांग्रेस और विपक्ष फैला दे रही है। जीएसटी काउंसिल के मेंबर सब हुए, लेकिन प्राइस हाइक हुई तो सारा टिकरा जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उस पर फूट गया। तो इससे बचने के लिए, और साथ ही साथ मैं ये कहता हूं, इस प्राइस हाइक को, इस जीएसटी को सरकार को रोल बैक कर लेना चाहिए, जिस तरीके से जनता के हितों को ध्यान में रख के। ठीक है, एक लाइन में, क्या आप मनोज जी भरोसा दिलाएंगे कि आने वाले दिनों में महंगाई कम होगी? आनंद जी, महंगाई तो कम होगी, पर जो भारत इतिहास रच रहा है उस पर भी आप ध्यान दीजिए। जो ट्रेड पहले डॉलर्स में होता था वो मेरे मित्र ने कहा कि अब रुपए में होना चालू हो जाएगा। और आप देखिए कि जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पहले कभी नहीं बना, आज वो इतिहास बनाने की कगार पे खड़ा है। तो मैं आपके माध्यम से जनता को आश्वस्त कर दूं कि महंगाई तो कम होगी ही होगी, पर इसके साथ भारत इतनी तरक्की कर रहा है कि आपको नजर आने लगेगा कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं हमारी तरक्की का ही रास्ता है। चलिए, लोकसभा में तो चर्चा होगी, राज्यसभा में भी आज चर्चा होनी है और वहां से भी कुछ निकलेगा, उसके बाद फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में मनोज पंडित जी जुड़ने के लिए। गोपाल तिवारी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शरद कोहली साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और वर्तमान अर्थव्यवस्था के बारे में हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। सर्वेश पाठक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देश की बात में आज इतना ही। जुड़े रहिए सारा समय के साथ। सहारा अपना।